जो सवाल हो आप पूछ सकते हैं। मुझे आपकी आवाज़ जो है वो आ रही है और इधर मैसेज भी कर सकते हैं। बहरहाल एक्टिव होके बैठिएगा। हैं तो थोड़े लोग और बेहतर तो फिर यही होता है कि मॉर्निंग की बजाय जो है ना, अगर क्लास मिस भी हो तो अगले दिन उसको इकट्ठा कर लिया जाए या 1 घंटा पहले कर लिया जाए तो उसमें ज़्यादा लोग अवेलेबल हो। लेकिन बेसिकली सुबह के टाइम जो है ना कुर्बानी माँगता है कि नींद इतनी आ रही होती है, रात को जिसने लेट सोना है उसको नींद आनी है, तो उसको कहना है क्लास ले लेंगे, कोई ना रिकॉर्डिंग मिल ही जानी है ना, तो अब नींद पूरी करते हैं। और अचीवमेंट जो है ना वो स्ट्रगल माँगती है। अच्छा, ये जो स्विस साइकोलॉजिस्ट था ये और रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट था। यानी तो रेडिकल तो हम वैसे बोलते हैं एक लफ्ज़ ना कि बड़े जो रिजिड किस्म के होते हैं और पुरानी बातों के ऊपर या किसी एक बात के ऊपर अड़े हुए होते हैं। तो ये कि चाइल्ड कंस्ट्रक्ट हिज ओन नॉलेज बाय ओन सोशल इज़ लेस इम्पोर्टेंट। ये सोसाइटी की अहमियत कोई नहीं है। यानी ये नहीं सोसाइटी को मुकम्मल इग्नोर नहीं करता, लेकिन कहता है सोसाइटी की कम अहमियत है। कहता है कि सारा जो असल है ना वो बच्चे का दिमाग जितना बढ़ेगा ना, यानी जितनी उसकी ग्रोथ मेंटल ग्रोथ बढ़ेगी, वैसे-वैसे बच्चा अपना नॉलेज खुद बिल्ड करेगा। हर चीज़ का तजुर्बा खुद करेगा। इन चीज़ों के अंदर सदाकत भी है कि आप अपने छोटे बच्चे घर के अंदर जो मौजूद हैं, वो दोनों चीज़ों के ऊपर आ रहे हैं कि वो हर काम का तजुर्बा खुद करना चाहते हैं। उसको आप जितना किसी चीज़ के बारे में रोकते हैं ना, बच्चा उतना ज़्यादा उस चीज़ के हवाले से तजस्सुस में जाता है। ये क्या है? और वो मौका मिलते ही वो तजुर्बा करना चाहता है, एक्सपीरियंस करना चाहता है, क्या वाक़ई जो है ना वो आग जलाती है? क्या वाक़ई ही जो है ना वो पानी गीला करता है? तो ये सारा जो है ना तजुर्बात खुद करना चाहता है, जैसे ही आप जितना भी उसको रोक लें वो। और दूसरी कहीं तक सोशल लर्निंग भी उसके है कि बच्चा जैसे वो बंडोरा कहता है, कॉपी करते हैं बच्चे जो है ना वो देखते हैं जैसे बड़े कर रहे होते हैं वैसे बच्चे करते हैं। बहरहाल ये सारे काम बच्चे करते हैं लेकिन बच्चे किसी की बात नहीं मानते। ये ज़रूर है बच्चे जो है वो कानों से सुन रहे होते हैं लेकिन उनकी समात का उनके दिमाग के साथ ताल्लुक नहीं होता, उन्होंने खुद ही करना होता है। ये बायोलॉजिस्ट था, बायोलॉजिस्ट से मुराद है कि ये क्योंकि उसकी इंसान की मेंटल उसकी एज और इन चीज़ों को भी देख रहा होता है। एस्ट्रोनॉलॉजिस्ट था यानी नॉलेज क्रिएट करने वाले, ठीक है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट था, बच्चों की जो है वो साइकोलॉजी जो है उसको समझने के इसके भी फादर हैं। 1896 के अंदर पैदा हुआ, 1980 के अंदर इसकी डेथ हुई और जिस ये थ्योरी जो है ये स्टेज थ्योरी भी कहते हैं, स्टेज थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो इसके अंदर आप क्या बताता है जीन पियाजे, 4 स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट बताता है जिसको हम सेंसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट स्टेज और फॉर्मल स्टेज के नाम से गर्दानते हैं और इनको हम आइंदा देखने जा रहे हैं। Piaget थ्योरी जो है वो हमें क्या बताती है? टेल अस दैट children is born with a mental cognitive structure which develop and attain maximum growth around the age of 14 or 15 years। वो ये कह रहा है बात यहाँ पे, तो एक जो छोटा बच्चा है, वो अपनी मेंटल और कॉग्निटिव स्ट्रक्चर उसका बना होता है, फिर वो आगे उसके अंदर वो डेवलप होना होता है, यानी उसकी ग्रोथ होनी होती है। वो ग्रोथ जो है ना वो बच्चे की मैक्सिमम जो है ना वो 13 साल के बाद 19 साल के दरमियान में वो होती है, ठीक है? यानी यहाँ पे उसने वर्ड लिखा है 14 से 15, लेकिन बेसिकली जो उसकी जो ये होती है ये चलती रहती है टिल 19 साल तक वो कहता है जैसे फार्मल स्टेज है, तो बच्चा फुल्ली मैच्योर हो जाता है इसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा पियाजे की थ्योरी के हवाले कुछ प्रिंसिपल की बात करते हैं स्टेजेस से पहले। कहता है चाइल्ड इज़ कंस्ट्रक्टिविस्ट। कंस्ट्रक्टिविस्ट की पता चल गया कि बच्चा अपना नॉलेज खुद बनाता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है, खुद तजुर्बात से गुज़रता है, खुद हर काम करेगा और काम करने के बाद वो उसने अपना नॉलेज नया बिल्ड कर लिया। अच्छा तो ऐसे ये होता है। दादा को बुलाएँगे तो प्यार करेगी, दादी को बुलाएँगे तो लड़ेगी, फिर फलाँ चाचू के पास जाएँगे तो मोहब्बत मिलेगी, फलाँ के पास चीज़ मिलेगी, पैसे मिलेंगे। तो एक मेन के वो अपना नॉलेज बिल्ड कर रहा है, सारे तजुर्बात कर रहा है। लिटिल साइंटिस्ट होता है, यानी छोटा बच्चा जो होता है वो लिटिल साइंटिस्ट, उसने जीन पियाजे ने ये टर्म यूज़ की थी लिटिल साइंटिस्ट के बच्चों के हवाले से कि भाई ये बाज नहीं आते छुड़ा-छुड़ी करने के अंदर। कोई यानी कि वो हम हमारी मतलब जिसकी कभी किसी का आप देखें ना शादी के बाद उनके घर इतना प्यारा उनके कमरा था, जब के हो गए हैं ना तो घर की तबाही फेर दी। 4-4 सेट जो है ना कप के टूट चुके हैं, अब घर में चाय पीनी हो तो कहीं से माँगना पड़ता है कप जो है ना, कप कोई नहीं है। इन लोगों ने जो है ना वो इस लिटिल साइंटिस्ट के जिनको जो मज़ा आ गया जिस चीज़ को तोड़ने में, जिस चीज़ को फेंकने में, ये फिर बस मौका ही देखते हैं कि बस ना इससे या जो वो कहते हैं कि यार शोर बड़ा ज़बरदस्त आता है, चलो इसको उठा के छत से नीचे फेंक
लर्न बाय एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस बेस्ड। ये एक्टिविटी करके और एक्सपीरियंस करके जो है वो इनको लर्न करते हैं, ठीक है? वो इंक्वायरी इंक्वायरी कहते हैं, हर चीज़ के बारे में वो तजस्सुस, हर चीज़ के बारे में एक अलग तरीके से सोचना। जस्ट 1 मिनट शांति। आज मैं आपको ना इस टॉपिक के बाद 50 के करीब एमसीक्यूज़, बल्कि 50 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज़ शेयर करूँगा। आपने उन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है। इस एमसीक्यूज़ की समझ ना आए, वो दोबारा मुझे बैक शेयर कर दीजिएगा, लेकिन आपने उनकी जो है वो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, ताकि पता चले कि आपको इस टॉपिक की समझ आई है कि नहीं आई। पहले इसको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा, फिर उसके बाद उन एमसीक्यूज़ को कीजिएगा। अच्छा, एक बात कर रहे थे, इंक्वायरी की बात कर रहे थे। तो बच्चे जो है ना वो हर तरह के काम करते हैं, यानी सवाल करते हैं। जैसे ना अब बच्चे ने बोलना शुरू किया ही है ना, छोटे बच्चे ने मेरे ने, तो वो कहता है, "पापा ये क्या है? पापा ये क्या है?" हाँ, तो पापा ये क्या है? पापा वो क्या कर रहा है? पापा वो क्या कर रहा है? अब वो हर वक़्त वो ये सवाल कर रहा होता है, क्योंकि वो हर जो नई चीज़, हर वो चीज़ जिसको पता नहीं चल रहा होता, तो वो कहते हैं कि पापा ये क्या कर रहे हैं? तो ये बेसिकली वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो इंक्वायरी करता है, वो क्वेश्चन करता है, अपने दिमाग को यूज़ करता है और हर नई चीज़ को अडॉप्ट करना शुरू कर देता है। यानी जिस वक़्त बच्चा जो है ना, वो कोई चीज़ उसके सामने अजीब-सी होगी ना, तो वो क्या करता है कि उस वक़्त सवाल करेगा, वो इंक्वायरी करेगा। वो कहेगा ये क्या चीज़ है? ये ऐसे क्यों करता है? इस तरह के सवाल। जी, मेरा ख़्याल है कि मैंने वो माइक लगा लिया, तो आवाज़ जो है वो ठीक आ जाएगी। उसके अलावा जी, चिल्ड्रन थिंक एक और ये बड़ा ज़बरदस्त बात करता है, वो कहता है कि जो बच्चा है ना, इसके सोचने की जो सलाई है, क्वांटिटी है, वो सेम है जितनी एक बड़ा सोचता है। यानी हम लोग कहते हैं ना, और बच्चे नुकेड़ी सोचा, सोचा तो सानू है नहीं, जबकि जो एक जितना एक छोटा बच्चा सोचता है ना, इतना ही बड़ा सोचता है। जिनका जो कहता है कि जितनी क्वांटिटी, अगर 100 थॉट्स एक बड़े में आए हैं, तो 100 थॉट्स छोटे के भी होंगे। लेकिन वो कहता है इनकी काइंड डिफरेंट होती है, यानी क्वालिटी मुख्तलिफ होती है। क्वांटिटी सेम होती है थॉट्स की, और क्वालिटी मुख्तलिफ होती है कि उसको किसी को है ख्यालात अपने के, और फलाना मेरे से लड़ता ही रहता है हर वक्त, ये मुझे कहीं भेज देगा, ये मुझे, मैं दूध कैसे पीऊंगा, मुझे प्यास लगी है वो मुझे कैसे मिलेगी, मुझे वॉशरूम जाना है। बच्चे को तो ये ख्यालात हैं, लेकिन बड़े को क्या है, कमाना कैसे है, शादी कैसे करनी है, उसके अपने और यानी क्वालिटी उसकी जो है वो मुख्तलिफ है। ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है ना, इस हवाले से हमने उधर भी बात करनी है, विगॉट्स की थ्योरी में वो इसको प्राइवेट स्पीच का नाम देता है। आप खुद देखें ना, हम लोग जो हैं वो जब बचपन में थे, तो हम मिट्टी के साथ जब खेल रहे होते थे, तो हम अपने आप को ना रेगुलेट कर रहे होते थे बातें करके। यानी अपने आप को खुद बोल के बता रहे थे, अच्छा मैं हूँ स्कूल वहिंदा पिया, मैं जल्दी जल्दी काम कर ली। खैर जिनको पंजाबी नहीं आती, हमारी झंग की तो बड़ी ठोस और जांगली पंजाबी है। अच्छा, वो मतलब बच्चा सोचता है, अपने आप को खुद बातें करता है खुद से, यानी लाउड वॉइस के अंदर, ये थोड़े जैसे मैं अब स्कूल जाऊंगा, मैं वहां से ये करूंगा, मैं उधर फलां का, मैं अभी दादी के पास जा रहा हूँ। तो अब बच्चा खुद से अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए, बताने के लिए, इसको हम कहीं ना कहीं ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है वो बोल रहे होते हैं, ठीक है? तो यानी खुद को सेल्फ डायरेक्ट करने के लिए बच्चे कॉमन जो है अपने आप से बातें करते हैं। ये टर्म्स जरूर याद रख लें। जो मैंने इंक्वायरी के हवाले से बच्चा सवाल जवाब करना, एगोसेंट्रिक के हवाले से मैंने बात की, और इसी तरह मैंने बहुत सी जगह पे आपको साथ जो है वो और इस तरह की टर्म्स यूज करनी है इस थ्योरी के अंदर। और वो थ्योरी की वो टर्म जो है वो आप लोगों को जरूर आनी चाहिए, अदरवाइज जो है वो आपके लिए इशू बनेगा। मतलब वो भूल गई तो फिर कोई नहीं है, फायदा कोई नहीं है। इगोसेंट्रिक स्पीच, ठीक है? अच्छा, डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस और लार्ज आज स्टेज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। जी जी बिल्कुल, ईगो वो खुद से बातें करता है। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में क्या फर्क होता है? कंटिन्यूअस तो होता है ना कि एक चीज चलती रहती है, कहीं रुकती कोई नहीं है। लेकिन जो प्याजे है ना, ये डिसकंटिन्यूअस कहता है कि 0 से लेके 2 साल तक
बच्चा ये काम करेगा, 2 से लेके 6 साल तक बच्चा ये काम करे। अब उसने तो तोड़ दिया। अब वो मतलब उसके मुताबिक उसका क्रिटिसिज्म भी है, कहता है, क्या ये जो कहता है कि 2 साल तक ये होंगे, क्या ये नहीं हो सकता कि बच्चा जो है ना वो जल्दी ग्रोथ कर जाए और वो जो 3 सालों में काम होने वो 2 सालों में कर ले, और बच्चा इतनी ग्रोथ कर जाए कि जो बच्चे ने काम 10 साल की उम्र में करना है वो 6 साल के अंदर कर ले। तो कहते हैं डिसकंटिन्यूअस वाली बात जो है ठीक नहीं है, इसके ऊपर इतराज होता है। बहरहाल इसने कहा ये डिसकंटिन्यूअस है, स्टेजेस टू स्टेजेस चल रहा है ना, जब स्टेज होगी तो फिर डिसकंटिन्यूअस होगा। फिर एक और बात करता है, फर्स्ट थॉट्स देन लैंग्वेज। वो कहता है बच्चा जब बोलता है ना तो बोलने से पहले पहले उसके जहन में ख्याल आता है और फिर वो बोलता है। यानी लैंग्वेज बाद में डेवलप होती है, बोलना बाद में डेवलप होता है, सोच पहले डेवलप होती है। ये मैंने बहुत आपको कीमती बातें बताई हैं इस थ्योरी के हवाले से, ये जो मैंने इसका निचोड़ यहाँ पे रखा है। तो फर्स्ट थॉट्स और फिर लैंग्वेज डेवलप होती है। अंडरस्टैंड, समझ आ गई यहाँ तक? चलें आगे। फिर उसके बाद वो कहता है 4 फैक्टर्स ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है इसके 4 फैक्टर है। वो 4 फैक्टर क्या है? मेचोरेशन, एक्सपीरियंस, सोशल इंटरेक्शन। 1 मिनट, एक कॉल आ रही है। हाँ जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी 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 सर। सर जी, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर हो रही आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी शो हो रही है? है जी सर। ठीक है, वो कॉल आ गई थी तो उस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, 4 फैक्टर्स बता रहा था मैं आपको कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के 4 फैक्टर्स। एक है मैच्योरेशन। वो कहता है मेच्योरिटी की बात करता है, एक्सपीरियंस की बात करता है, सोशल इंटरेक्शन और इक्विलिब्रियम। ये 3 4 बातें वो करता है कि जिनकी बुनियाद पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी खड़ी है। पहले कहता है मेच्योरिटी। मेच्योरिटी ये होता है, मेच्योरिटी को ये कहता है जीन पियाजे, वो ये कहता है कि मेच्योरिटी बेसिकली एज के साथ आती है। यानी आप कहेंगे कि कोई बंदा बालिग होगा तो उसकी शादी होगी। अब वो मैच्योरिटी है कि ये अब बालिग हो गया, मैच्योर हो, यानी किसी काम को करने के काबिल होना उसकी मैच्योरिटी है। और मैच्योरिटी एक जेनेटिक फैक्टर है, हेरिडिटी है, यानी ये विरासत से आती है ये मैच्योरिटी। हम तो एक मैच्योरिटी को और लफ्जों में भी कहते हैं ना, हम कहते हैं कि ये जितने धक्के खाएगा और जितनी जल्दी मैच्योर होगा। हम कुछ इस हवाले से बात करते हैं, जो बंदा हमें ज्यादा सियाना मिले तो हम कहें यार ये एक मैच्योर पर्सन है। लेकिन जीन पियाजे कहते हैं मैच्योरिटी जो है ना वो एज के साथ आती है। जितना एक इंसान रेडी होगा ना किसी काम के लिए एज के अकॉर्डिंग, अगर आप किसी को जो है वो अभी उसकी एबीसी पढ़ने की उम्र है और आप उसको जो है वो सेंटेंस पढ़ाना शुरू कर दें तो इज नॉट रेडी टू लर्न। वो रेडी नहीं है उस सेंटेंस को पढ़ने के लिए। तो इसलिए फिर क्या होगा कि मेच्योरिटी नहीं होगी। मेच्योरिटी कहता है किस चीज शख्स का रेडी होना लर्न करने के लिए, एज के हिसाब से उसका रेडी होना, जेनेटिक और सारी चीजें। सेकंड कहता है एक्सपीरियंस, कि बच्चा जो है वो एक्टिविटी और लर्निंग बाय डूइंग करता है। थर्ड सोशल इंटरेक्शन, यानी जो सोसाइटी के अंदर एक दूसरे से सीख रहा होता है लेकिन इसको कम अहमियत देता है। फिर इक्विलिब्रिएशन की बात करता है। इक्विलिब्रियम होता है बैलेंस स्टेज। हमने अभी अगला टॉपिक पढ़ना है, इसी के अंदर सीमा का बात करते हैं। इक्विलिब्रिएशन ये होता है कि वो कहता है, जैसे वो हमने ना वो ड्राइव इंडस्ट्री के अंदर भी बात की थी, हमने स्टेटस का कंसेप्ट देखा था। एक बंदा चाहता है कि वो इंतहाई काम हालत में हो, सुकून हो, पीसफुल हो। और पीसफुल तब होगा जब हर चीज तो हो रही होगी जबरदस्त और उसके अकॉर्डिंग हो रही होगी। लेकिन अगर कुछ ऐसी होती है कि जो उसको अनकंफर्ट करती है उसके दिमाग को, तो वो अनकंफर्ट के अंदर। आवाज कम हो गई है, होनी नहीं चाहिए। अब आवाज आ रही है? पता नहीं आज आवाज का मसला आना नहीं चाहिए था, सुबह तो गर्मी कोई नहीं है।
कि मैं कहूँ कि मेरे जो माइक हैं वो गर्म हो गए हैं। अच्छा, इक्विलिब्रिएशन की ये सूरत हाल होती है कि एक शख्स जो इक्विलिब्रियम में होता है, इट मीन वो बड़ी ही बैलेंस स्टेट के अंदर है। जैसे आप ये देखें कि आपको पता है कि जो हवा के ऊपर उड़ रहे होते हैं ना, ये जहाज होते हैं, तो आप बड़े कंफर्टेबल हैं यार, ये जहाज जो है वो जा रहा है। कुछ देर बाद आपने देखा कि जहाज तो बड़े शां करके गुजरते हैं, ये जो है ना, ये कोई चीज वो लाइन बना के वो जा रही है, तो आप कंफर्टेबल होंगे, ये जहाज तो नहीं है, जहाज तो ऐसे नहीं होते, फिर ये क्या चीज है जो इस तरह जा रही है। तो आप डिसइक्विलिब्रियम के अंदर आ गए हैं। अब आप किसी से पूछेंगे, कोई आपको बताएगा कि ये जो है ना वो होते हैं, क्या बोलते थे, रॉकेट होते हैं, अब तो कभी दिखे नहीं, बचपन में हमारे होते थे, बड़ी सी लाइन बना के जा रहे होते थे। तो वो है, कोई हमें बताएगा, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। फिर हम जो है बड़े दोबारा इक्विलिब्रियम स्टेज के अंदर आ जाएंगे कि कोई ऐसी चीज नहीं है, ये भी रॉकेट है, इस तरह जाए, एक नया मैंने अपने नॉलेज के अंदर इजाफा कर लिया, और मैं फिर इक्विलिब्रियम के अंदर आ। यानी इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज है जो बैलेंस स्टेज है, जब हम कोई कंफर्ट नहीं होते, हम चीजों को जान रहे होते हैं, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो जो पुरानी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर हम उसको शामिल कर लेते हैं, और कोई इतनी बेचैनी हमारे ऊपर नहीं होती। अडॉप्टेशन है, यानी आप चीज़ों को आप अडॉप्ट कर लें। जैसे मैंने कहा था कि आप किसी घर के माहौल में रहते हैं और बाद में आपको हॉस्टल भेज दिया गया। अब हॉस्टल का माहौल आप अडॉप्ट कर लेते हैं, आप वहाँ पे बेचैन नहीं होते कि ये क्या है, मुझे रोटी घर में ऐसे मिलती है, यहाँ ऐसे मिल रही है। आप सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, आप वहाँ पीसफुल बड़े सुकून से रहते हैं। तो ये जो है वो आपने अडॉप्ट कर लिया है। आप इम्बैलेंस नहीं हुए, बल्कि बैलेंस स्टेज के अंदर रहे हैं, और आपको चीज़ों की क्लैरिटी हो गई है। अब इसको अडॉप्टेशन जो है ना, इसको उन्होंने आगे फर्दर तकसीम किया है दो के अंदर अडॉप्टेशन। एक को कहा है अजमिलेशन और एक को कहा है अकोमोडेशन। ठीक है, यानी अडॉप्टेशन की बात की ना, किसी चीज को इख्तियार करना, तो उस चीज को इख्तियार करने के बाद आप फिर दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं ना। अब वो जो अडॉप्टेशन, इसकी दो अकसाम हैं, दो बातें हैं, एक अजमिलेशन, अकोमोडेशन। इस कंसेप्ट को भी जरूर अभी समझ लें, क्योंकि इस कंसेप्ट में आपको बहुत तंग करना है, और तंग किया होगा जो पुराने एजुकेशन में पढ़ रहे हैं, उनको इस कंसेप्ट ने अच्छा खासा तंग किया होगा। असमिलेशन पहले ये इसकी मैंने अलग से बात की हुई है, तो पहले हम आगे चल लेते हैं, स्कीमा की बात कर लेते हैं। स्कीमा बेसिकली जो है ना, हमारा दिमाग जैसे समझे ईंटों से बना हुआ है, और हर ईंट जोड़ जोड़ के एक दिमाग तैयार होता है। इसी तरह जो स्कीमा है ना, बेसिकली ये है कि हमारा दिमाग जो है ना, इसके अंदर इंफॉर्मेशन के पैकेट हैं। यानी एक ऐसे पैकेट जोड़ जोड़ के ना, हमारे पास एक ब्लॉक्स जोड़ जोड़ के हम हमारे पास नॉलेज इकट्ठा हुआ होगा है। तो ये यानी कि समझो कि दिमाग के अंदर पैकेट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन के पैकेट, जैसे स्कीमा कहते हैं एक तरतीब को, कि इंफॉर्मेशन किस तरह मेरे दिमाग के अंदर जुड़ी हुई है। जिन राजा ने इसकी बात 1926 के अंदर की थी, वो कहता है स्कीमा इज द ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बड़े सलीके के साथ जो है वो जुड़ी हुई है हमारे माइंड के अंदर। वी सी थिंग्स इन आवर वे, हम हर चीज को अपने अंदाज से देखते हैं। सम इनेट स्कीमा इन आवर नेचर लाइक चाइल्ड सेगमेंट। वो कहते हैं हम हर चीज को अपने अलग अंदाज से देख रहे होते हैं, उस अंदाज से देख रहे होते हैं जिस तरह हमारे दिमाग के अंदर स्कीमा बना हुआ है। यानी जैसे हमारा माइंड सेट है, हम चीजों को वैसे ही देख रहे होते हैं। और कहते हैं कि बहुत सी चीजें तो हैं, हम अपना नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो अपना स्कीमा खुद बना रहे होते हैं। हम कई सोसाइटी से सीख रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो सारी चीजें जो है ना, वो हम अपने दिमाग के अंदर पैकेट्स को जोड़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है कि जो छोटा बच्चा है, वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इननेट होती हैं, यानी जो कुछ चीजें सिखाई नहीं जाती, वो खुद ब खुद बच्चे को आ जाती हैं। तो वो इननेट होती हैं। तो जैसे कहते हैं कि छोटा बच्चा जो पैदा अभी हुआ है और उसको पता है कि मैंने दूध पीना है तो मैंने सक करना है, मैंने फीडिंग करनी है तो मैंने सक सक करना होगा, या मुझे कोई चीज मांगनी है तो मुझे रोना होगा, उसके लिए जितनी ज्यादा तड़प होगी उतना ज्यादा मुझे रोना होगा। तो ये चीजें जो है, ये बच्चों के अंदर कुछ कहता है इननेट स्कीमा भी होता है, कि उनके अंदर उनका मेंटल स्ट्रक्चर के अंदर इननेट चीजें भी पड़ी होती हैं। अडेप्टेशन जो अभी मैंने बताई, ये बेसिकली एडजस्टमेंट है। आप किसी माहौल के अंदर किसी जगह पे कोई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम यहाँ पे माहौल की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा कॉग्निटिव का सारा ताल्लुक मेंटल के साथ है। तो ये बेसिकली एडजस्टमेंट है, वो एडजस्ट बाय अजमिलेशन और अकोमोडेशन। हम अजमिलेशन और अकोमोडेशन जो है वो इनके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी इसके अब अगर आगे बात करते हैं अजमिलेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है। पहले मैं इसको अपने लफ्जों के अंदर आपको समझाता हूँ। अजमिलेशन ये है कि मैंने घर के अंदर में बैठा और एक कौवा उड़ रहा था, मैंने कहा बाबा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि बेटा ये क्रो है और ये उड़ता है। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने नॉलेज के अंदर शामिल कर दिया कि क्रो है। अभी फिर बाद में अंदर एक जहाज आया, वो भी उड़ता हुआ जा रहा है। मैंने कहा बाबा ये क्या है, मैंने कहा ये एरोप्लेन है। मैंने कहा बाबा ये परिंदा उड़ रहा था, उसका क्रो तो वो उसकी आवाज नहीं थी, इसकी आवाज भी आ रही है, और ये।
तो वो अब मेरे क्लियर करेंगे कि ये एक मशीन होता है, इसके अंदर जो है ना वो ये उस तरह चलाया जाता है, तो ये और चीज़ है। मतलब मेरे अब जब एक पहले मुझे पता था कि क्रो है उड़ता है, तो मेरे ये मेंटल के अंदर एक पैकेट बन गया था, इंफॉर्मेशन मेरे अंदर स्टोर थी। अब एक नई चीज है, तो वो नई चीज का मुझे पता कोई नहीं है, और मैं बड़ा डिस्कम्फर्ट के अंदर चला गया कि ये क्या है। तो वो एक नई चीज हो गई। लेकिन अगर चलो इसकी एग्जांपल थोड़ी सी इस तरह दे लेते हैं। एक क्रो उड़ रहा है, और मुझे बताया कि आप क्रो ब्लैक कलर का था। अभी मैंने एक शाहीन देखा जो उससे बड़ा है। मैं कहा भाई ये क्या? उन्होंने कहा कि ये शाहीन है और ये भी उड़ता है। मैंने उसी तरह यानी कि जिसके परिंदे के दो पर होते हैं और टांगे होती हैं वो उड़ते हैं, तो मैंने अपने अंदर वो स्कीमा बना लिया, और उसी जो नई इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ना, मैंने उसी जो पहले वाली इन्फॉर्मेशन उसके अंदर एडजस्ट कर ली है। यानी पहले मुझे पता था कि परिंदे जो है ना उड़ते हैं, तो परिंदों में मेरा तारुफ था करो के साथ, अब मेरा तारुफ हुआ है शाहीन के साथ। और फिर मुझे पता चल गया कि ये भी उड़ता है, और ये मुझे निशानी पता चल गई। तो मैंने अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन के अंदर, पुराने नॉलेज के अंदर इसको जम कर लिया है, पुराने। और ज्यादा बेचैनी नहीं हुई, क्योंकि ये भी उड़ रहा है और उसी तरह का है, बस ये है कि उनका रंग का फर्क है, और बाकी ये भी उड़ रहा है वो भी उड़ रहा है, थोड़ा शक्ल का फर्क है। तो मैंने उसको अंदर एडजस्ट कर लिया, तो जमीलेशन होगा। यानी इसके अंदर हम हमारे पास कोई नई नई इंफॉर्मेशन आई है, और वो पुरानी इंफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ जो है वो मेल खा रही है। पुरानी इंफॉर्मेशन के अंदर, ये पुरानी जहाँ पे मैंने पैकेट बनाया हुआ है अपने दिमाग के अंदर, एक अलमारी बनाई हुई है, उस अलमारी के अंदर जो मेरी पहले इंफॉर्मेशन पड़ी है, तो इधर से नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उस पुरानी इंफॉर्मेशन से मिलती जुलती होती है। तो वो इंफॉर्मेशन जाके मैं उसके लिए कोई नया पैकेट नहीं बनाता अपने दिमाग के अंदर, बल्कि उसी पैकेट के अंदर मैं इंफॉर्मेशन रख देता हूँ, तो यह जमीलेशन होती है। यानी जब आप कोई नई इंफॉर्मेशन लें, और वो इंफॉर्मेशन आपके दिमाग के अंदर मौजूद पुरानी इंफॉर्मेशन से मेल खाती हो, पुरानी इंफॉर्मेशन से मिलती हो, तो आप उस नई इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन वाले खाने में ही रख देते हैं, उसी के अंदर एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये होता है हमारा जमीलेशन। इसके अलावा विच इज यूजिंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा टू डील, यानी वही एग्जिस्टिंग स्कीमा जो हमारा एग्जिस्टिंग पैकेट है, उसी को अंदर हम नई चीज को शामिल कर लेते हैं, तो ये जमीलेशन होगा। अकोमोडेशन के अंदर क्या होगा कि अब हमारे पास जो नई इंफॉर्मेशन आई है, वो इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ है हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन से। यानी उसके लिए मुझे अपने दिमाग के अंदर एक नई अलमारी बनानी पड़ेगी, अपने दिमाग के अंदर नया पैकेट रखना पड़ेगा, नई जगह पे पैकेट रखना पड़ेगा। पुराने पैकेट के अंदर वो इंफॉर्मेशन मैं नहीं डाल सकता, क्योंकि उससे मेल नहीं खा रही। तो ये अकोमोडेशन हो जाएगा। यानी हम मॉडिफाई न्यू नॉलेज विद ओल्ड नॉलेज, हम अपने जो पुराना नॉलेज है उससे नए नॉलेज को तब्दील करेंगे। तो पुराना पैकेट ही जला देंगे, फेंक देंगे, या पुराना पैकेट अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, हम उसकी जगह पे नया पैकेट रखेंगे उस इंफॉर्मेशन के लिए। अब यानी इसका मतलब ये होता है कि जो इंफॉर्मेशन हम नई ले रहे हैं, उस नई इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे हमें पुरानी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना पड़ेगा, यानी उसको तब्दील करना पड़ेगा। पुरानी इंफॉर्मेशन उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसको अंदर एडजस्टमेंट करने के लिए हमें उसको साइड पे करके नई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैनिपुलेट करना पड़ेगा। मैनिपुलेट भी ऐसे वर्ड यूज होता है कि जहाँ किसी चीज को तब्दील करने के सेंस में यूज होता है। व्हेन एग्जिस्टिंग स्कीमा डजंट वर्क, क्योंकि जो पुराना एग्जिस्टिंग स्कीमा था ना, उसने मुझे कोई क्लू नहीं दिया, उसने मेरी मसला हल नहीं किया, तो मुझे नए अकोमोडेशन नहीं, मुझे फिर नया नया तरीका तलाश करना पड़ा उस मसले को हल करने के लिए। तो ये होता है। जैसे बच्चा है, उसने कैट देखी, चार टांगे और छोटी सी, तो उसने कहा कि बाबा से पहले पूछा हुआ था कि ये क्या है, उन्होंने बताया तो कैट है, वो हर कहीं देखता था वो कैट है वो कैट है। अब उसके सामने डॉग आ गया, उसकी भी चार टांगे हैं, उसी की भी उस तरह ऊन है सारा कुछ। अब वो कहता है बाबा ये बड़ी कैट, ये छोटी कैट है, ये बड़ी कैट है। बाबा कहते हैं बेटा ये कैट नहीं है, ये बेसिकली जो है वो एक ये डॉग है। ये कैट जो है वो करती है म्याऊं करती है, और ये क्या करता है, ये बार्क करता है, ये काटता है। ये बात कर दी डॉग उसने। तो डॉग जो है, यानी कि अब बच्चे का तो मेंटल सारा स्कीमा चेंज हो गया। अच्छा ये कैट नहीं है तो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है, कैट दूध पीती है, ये जो है वो गोश्त खाता है। तो अब स्कीमा उसका, यानी इसका अपना, इसके लिए नया पैकेट बनाना पड़ेगा। अपनी पुरानी जो उसकी मालूमात है डॉग के हवाले से जो उसने सोचा था, उसको तब्दील करना पड़ेगा कि डॉग और चीज़ है, कैट और चीज़ है। क्लियर? अच्छा, फिर इसी तरह जो है ना, इसका कंसेप्ट आगे कुछ ऐसे चलता है कि अजम्मी अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली है जो पुरानी इन्फॉर्मेशन की तरह मैच कर रही है, इसका मतलब है कि आप उसको एडजस्ट करके आप इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे।
लेकिन अगर नई सिचुएशन आ गई है, एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जो पहले सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो इसका मतलब है कि आप इस नई सिचुएशन के अंदर जो है वो नई नई सिचुएशन के अंदर चले गए हैं और आप डिसइक्विलिब्रियम में चले गए हैं, यानी आप में बेचैनी आ गई है कि जो आपकी पहले वाली इन्फॉर्मेशन उसके साथ नई इन्फॉर्मेशन जो आप है मैच नहीं कर रही, डिसइक्विलिब्रियम में आ गए। और फिर आपको जो बंदा क्लियर करवा देगा, आपको बता देगा, आप नया स्कीमा बनाएंगे तो अकोमोडेशन हो जाएगा। जब भी सवाल के अंदर मॉडिफाई की बात आए, चेंज की बात आए, न्यू स्कीमा की बात आ जाए, न्यू एडजस्टमेंट की बात, न्यू का वर्ड यूज हो जाए, तो वो हम उसको न्यू एंड मॉडिफाई की बात आ जाए, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई कर दे तो वो अकोमोडेशन होता है, और अगर एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई ना करे तो वो अजमिलेशन होता है। मजीद ये जब आप करेंगे ना उनको क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। व्हेन वी सेटिस्फाई न्यू थिंग, जब हम नई थिंग्स को सेटिस्फाई करते हैं, एज इट इज अ सिमिलर टू ओल्ड थिंग, यानी जब कोई नई चीज आती है और वो ओल्ड थिंग के बराबर होती है, जो पहले मैं जानता हूँ उसकी उसी की तरह होती है, तो फिर हम इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाती हैं, तो ये तो अजमिलेशन की तरह होता है। लेकिन अगर हम कोई नई चीज देखते हैं और जो कि रिलेट नहीं कर रही होती हमारे पुराने स्कीमा के साथ, जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, तो फिर डिसइक्विलिब्रियम जो है वो बनेगा। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं हमारे पास, सेंसरी, परी ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल। इनकी एजेस याद रखनी है, 0 से लेके 2 साल तक, 2 से लेके 7 साल तक, 7 से 11, और 11 से 15, या 11 से 19 साल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ जगह पे 19 साल भी लिखा हुआ है, मैं इसको खुद समझता हूँ 19 साल समझता हूँ, तो यहाँ 15 लिखा हुआ है तो 15 कर दें। ऑल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं हर वो चीज जो एक प्रॉपर होती है, एज के हिसाब से होती है, यानी क्रोनोलॉजी, क्रोनो कहते हैं एज को कहते हैं, जब कोई चीज एज के हिसाब से होती है तो उसको हम क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। ऑल आर इंडिपेंडेंट, सब चीजें सब स्टेप्स इंडिपेंडेंट है, यानी हर ये चीज एक चीज दूसरे जुड़ी हुई नहीं है। कुछ चीजें सेंसिस स्टेज पे खत्म हो गई, कुछ परी ऑपरेशनल में, कुछ कंक्रीट आगे फॉर्मल में, तो ये इंडिपेंडेंट है। जीन्स एंड इन्वायरमेंट इग्नोर्ड, ये जीन्स जो है इसको और इन्वायरमेंट को जो है वो इग्नोर किया जाता है, तो यानी जीन्स को इग्नोर नहीं किया जाता, जीन्स एंड इन्वायरमेंट इग्नोर्ड, जीन्स को इग्नोर नहीं किया जाता, इन्वायरमेंट को किसी न किसी हद तक इग्नोर करते हैं। जीन्स तो उसके साथ ताल्लुक है ना, हेरिडिटी के साथ ताल्लुक होगा, तो इसको मैं देखूंगा क्योंकि जीन्स इग्नोर नहीं करते, इन्वायरमेंट को ये इग्नोर करते हैं। उसके बाद है जी सेंसरी मोटर, पहली स्टेज आ गई। लर्न फ्रॉम सेंसेस एंड एक्शन, यानी सेंसेस आर टीचर, कहाँ से सीखते हैं बच्चे छोटी उम्र के अंदर। जी क्या पूछ रहे हैं जिया भाई, इन्वायरमेंट का, यानी माहौल को थोड़ा इग्नोर करते हैं क्योंकि वो कहते हैं ना हेरिडिटी से चीजें आ रही होती हैं, बच्चे की मेंटल के साथ चीजें हो रही होती हैं, तो इन्वायरमेंट तो फिर सोसाइटी आ रही होती है उसके अंदर, और सारी इर्द गिर्द की चीजें आ रही होती हैं। अच्छा, सेंसेस से छोटा बच्चा जो है वो सेंसेस से नॉलेज हासिल करता है, हर चीज को छू के जो है वो नॉलेज हासिल करता है। उसके जो टीचर्स होते हैं वो सेंसेस होते हैं। नो मेंटल रिप्रेजेंटेशन, अब तक बच्चा इतना मिच्योर नहीं होता और उसकी मेंटल की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, बस वो खुद जो कुछ सीख रहा होता है तजर्बात करके। मोटर एक्टिविटीज, ये मोटर एक्टिविटी यानी भागना दौड़ना जिस तरह है, छोटा बच्चा क्रॉलिंग करेगा, चलेगा, हाथ हिलाएगा, पाँव हिलाएगा, यानी सारे तजर्बात वो अपने जिस्म की मूवमेंट से के जरिए कर रहा होगा। और अपनी एक्साइटेशन जो है बच्चा वो मूवमेंट से कर रहा होता है कि वो बहुत एक्साइटेड है, अब वो बोरिंग हुआ पड़ा है। दिस इज एक्सप्लोरेटरी एक्शन, यानी वो चीजों को एक्सप्लोर करता है। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल तक बच्चा एक्सप्लोर करता है हर चीज के हवाले से। आप देखें ना छोटे छोटे बच्चों को, आप उनको ऑब्जर्व करें तो वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जैसे जैसे कि अब जिस जिस तरह उनको सर के ऊपर कमांड आती है तो वो एक चीज को देखते रहते हैं, फिर अगली चीज को देखते रहते हैं, उसको हर एक चीज को एक जो है वो एक्सप्लोर करते हैं, उसको देखते हैं, वालदेन को देखते हैं क्या कर रहे हैं, तो हर चीज को बड़ा जो सेंसिटिव होकर देख रहे होते हैं। लिटिल साइंटिस्ट कहा गया बच्चों को, छोटे साइंसदान है। सेंस प्लस मोटर, यानी अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं और मोटर का इस्तेमाल करते हैं। सेंसेस जो हमारी 5 सेंसेस हैं वो, और मोटर के उनकी मूवमेंट जो है वो करते हैं। बिहेवियरल स्कीमा लाइक सकिंग करना, ब्लिंकिंग करना, ब्लिंकिंग आंखों का, और बिटिंग यानी काटना, ये सारी चीजें जो बच्चा कर रहा होता है। थ्रोइंग थिंग्स चिल्ड्रन लाइक्स, यानी बच्चा इस एज के अंदर कुछ बच्चों की होती है कि वो चीज़ों को फेंकने में बड़ी खुशी होती है, और इस सब का तजर्बा जो है ना वो मुझे अपना हासिल हुआ है, जो मैंने अभी बता रहा था कि मेरे घर के अंदर मेरा कोई अभी एक कप कोई नहीं, यकीन कर लें,
4-5 सेट जो है वो कब के टूट चुके हैं। कोई गिलास का सेट जो है ना वो ठीक नहीं मिलता, क्योंकि मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ, तो इनको मजा आता है नीचे फेंकने में। तो वो जब भी जो है ना वो बर्तन धोने के लिए रखे हैं या कहीं पे उन्हें मिली गई कोई चीज, तो उन्हें जो शोर अच्छा लगता है वो वाला, और चीजों को तोड़ना, खामोशी से उठाएंगे और फेंक देंगे। और फिर मेरी बड़ी बुरी आदत है कि मैं मुझे लड़ता नहीं हूँ कि ये एज उनकी लड़ने वाली है नहीं। और दादा मुझे कहते हैं ये तेरा सारा कुछ उजाड़ देंगे जब तूने अगर इनको इतना प्यार रखना है तो मैं उनको हौसला अफजाई कर रहा था, बेटा जबरदस्त है, खिंच के रखो। फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस है। ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है कि एक बच्चे के सामने कोई चीज है ना, तो आप उस चीज को उसके सामने से हटा लें, तो बच्चा भूल जाता है कि मेरे सामने क्या थी। यानी बच्चा एक चीज के साथ खेल रहा है ना, तो आप खामोशी से वो चीज हटा लेते हैं, उसकी जगह पे कोई और चीज दे देते हैं, या हटा उसको, बच्चे को भूल, उसे पता ही नहीं होता कि चीज क्या चीज है। तो ये होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो 9 to 11 मंथ जो है वो अचीव हो जाता है। मतलब ना, ये वाली जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है 9 से 11 माह के अंदर ये अचीव भी हो जाती है। यानी एक बच्चा 11 माह के बाद अगर आप उसके सामने से कोई चीज हटाएंगे ना, तो फिर वो रोएगा कि मुझे वो चीज वापस चाहिए, वो जो चीज आपने मुझसे छीनी है, वो उसकी तलाश में रहेगा। जबकि 11 माह से पहले जो है ना बच्चे के सामने से आप चीज हटाएंगे ना, तो वो उसे पता ही नहीं होगा कि मेरे पास था क्या और मेरे पास कौन मेरे से क्या चीज ले गया। तो यानी ऑब्जेक्ट परमानेंसी जो है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड जो चीज है, यानी आपकी आंखों से हटी है तो दिमाग से भी हट जाएगी, ये चीज सेंसरी में ही होती है। और ये अचीव भी सेंसरी स्टेज के अंदर हो जाती है। डेफर्ड इमिटेशन, यानी ये बच्चा जो है ना वो चीजों को कॉपी करता है बाई बाई टाइम जो है ना, वो ये होता है कि उसको कॉपी करने का स्टाइल बदल जाता है, कि पहले कोई और चीज कॉपी करता था अब और करता है। तो बच्चा जो है कॉपी कर रहा होता है टाइम के साथ। ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन इनिशियल, रिफ्लेक्स होता है कि खुद ब खुद मूवमेंट होना। ठीक है, इनवॉलंटरी मूवमेंट होना। यानी बच्चा जो है ना वो खुद ब खुद आपको बताया कि टांगे मार रहा होता है, हाथ मार रहा होता है, लेकिन वो कोई अपनी इंटेंशन से नहीं मार रहा होता। अगर आप कहें बच्चा आपको, वो ना मेरा छोटा बेटा 3 माह का, 4 माह का, तो उसके साथ जब भी दूसरे बेटे जो भाई है ना वो सोए ना, तो वो टांगे मारेगा, हाथ मारेगा, जब वो जाग रहा होगा तो वो रोते हुए आ जाते हैं कि मामा भाई मारा। जो बड़े हैं वो कहते हैं भाई ने मारा है हमें। तो किसी वक्त बल्कि उनको मार भी रहे होते हैं, इसको इसने हमें क्यों मारा। अब क्योंकि उन्हें नहीं पता, लेकिन बच्चा छोटा जो है वो अपनी रिफ्लेक्स एक्शन कर रहा होता है, उसने अपनी एक्सरसाइज, जो बच्चे जो छोटे करते हैं वो अपना वो कर रहा होता है, लेकिन मजाल है कि उसके साथ कोई सो नहीं सकता कि इसने जो है ठक ठक लगाए रखनी है। एंड विद टाइम, और ये टाइम के साथ जो है ना जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो ये खत्म होती जाती है, और फिर वो गोल डायरेक्टेड एक्शन होता है कि टांगे हिलानी है तो कब हिलाना है, हाथ हिलाना है तो कब हिलाना है, जैसे बड़ा होगा। तो शुरू में रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि बस इनवॉलंटरी होता है कि बच्चा बार बार जो है ना एम करी जा रहा होता है। तो ये थी हमारी सेंसिटिव स्टेज। अब आ जाते हैं परी ऑपरेशनल स्टेज की तरफ। मिनट रह गया एक, जहां पे गाड़ी बंद हो जाए तो आप लोगों ने फौरी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना है। ये टाइम बहुत लग रहा है, 1 घंटा पूरा 40 मिनट हो गए हैं, जबकि मैंने अभी जो है ना एक अस्पताल में खाना भी लेके जाना है उनके लिए। अभी बताया भी नहीं घर में। अभी जो कॉल आई है तो वो किसी उस्ताद की कॉल आई, मेरे वो पुराने टीचर थे मेरे ड्राइविंग स्कूल के, तो उन्होंने कहा हम आपके घर जो है ना वो आपके डिस्ट्रिक्ट जंग में आए हुए हैं, तो मरीज हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं खाना लेके आता हूँ। तो वो उनके पास ब्रेकफास्ट भी ले जाना, और मैंने भी बताया भी कोई नहीं है। परी ऑपरेशनल स्टेज 2 से लेके 7 साल तक जो है वो ये है। और इसको जो है ना प्री स्टेज, एक ऐसी स्टेज को बिफोर लॉजिक स्टेज भी कहते हैं। यानी यहाँ तक बच्चे की लॉजिक है वो डेवलप नहीं होती हुई होती, यानी वो बच्चा अपना चीजों को रीजन देने के काबिल नहीं होता इस स्टेज के अंदर। इसको टोडलर स्टेज भी कहते हैं, कि बच्चा जो है ना जैसे वो छोटू सा होता है, हर कहीं भाग दौड़ जो लगाई होती है छोटा वो। ईगो सेंट्रिक स्पीच जिसकी मैंने बात की थी, कि सेल्फ सेंटर्ड है, खुद से बात, जो वो चीज सोचता है ना वो उसको अपनी जबान से कह देता है। इफ ही लाइक समथिंग ही थिंक ऑल अदर, और ये भी ये सोचता है अगर मैं एक चीज पसंद करता हूँ ना तो सारा जहान